हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि ईओएओ में इंडियन पॉलिटी के नाम से आएगा। तो ये लेक्चर आपके दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, जिसको आपको अटेम्प्ट करना है इन दी कमेंट सेक्शन। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन हम पहले भी लेकर आए थे, और उस साल 116 प्लस सिलेक्शन हमने इंश्योर करी थी आउट ऑफ 421। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और आप लोगों को इंपॉर्टेंट लर्निंग्स देंगे फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। अब इस क्वेश्चन को पहले समझिए और जो कीवर्ड है उनको अंडरलाइन कर लीजिए कि किसके पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है टू गिव इफेक्ट, जो इंप्लीमेंट करने सर्टेन फंडामेंटल राइट्स या फिर उनके रिगार्डिंग कोई कंडीशंस बनानी है। ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास। आप 1 मिनट का टाइम लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देखिए। लेकिन अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं आता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ये पूछा है कि कुछ आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स में, पार्ट 3 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जहां पर हम फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग आर्टिकल्स देखते हैं, वहां पर एक आर्टिकल है जैसे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है कि आपको रेजिडेंस अगर एज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट बतानी है तो आप लॉ बना सकते हैं, और ये लॉ बनाने की पावर किसको दी है वही आपसे पूछा है। सिमिलरली आर्टिकल 32 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अगर किसी और कोर्ट को ये पावर देनी है कि वो भी रिट्स इशू कर सके टू गिव इफेक्ट टू द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, या फिर वो ऑर्डर्स इशू कर सके, तो ये लॉ कौन बना सकता है? अगेन ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सिमिलरली आर्टिकल 33 में बोला गया है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्स हैं, जो हमारी पुलिस फोर्स है, उनके फंडामेंटल राइट्स को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग लॉ बनाया जा सकता है, लेकिन वो लॉ कौन बनाएगा? अगेन ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ऐसी ही बातें पूछी गई हैं। सिमिलरली आप लोगों ने आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, जहां पर अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है और बोला गया है कि अगर को किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस किया गया तो हम एक कानून बना के उसको पनिश कर सकते हैं, पनिशेबल बाय लॉ। तो वो लॉ कौन बनाएगा? अगेन ये पूछा गया है। सिमिलरली अगर आप लोग देखें आर्टिकल 23 में हमने जो ट्रैफिक है इन ह्यूमन बींग्स उसको प्रोहिबिट किया है, अगेन उसको पनिश करने के लिए कौन लॉ बनाएगा? यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों को राइट आंसर शायद अगर आता है तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कि सिर्फ पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप लॉ बना सकते हैं। देखिए, लॉ बनाने की पावर सुप्रीम कोर्ट में तो होगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशियल अथॉरिटी है, लॉ नहीं बनाती है। नो डाउट जुडिशियल एक्टिविज्म पे आके वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि लॉ बना दो, जैसे ट्रिपल तलाक के केस में उन्होंने किया, लेकिन खुद से लॉ नहीं बनाती है। सिमिलरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं, लेकिन वो ऑर्डिनेंस के थ्रू बना सकते हैं, वो भी स्पेशल केस है। और स्टेट लेजिस्लेचर, आपको यहाँ पे डाउटफुल हो सकता था कि स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है नहीं बना सकती है, लेकिन इन पर्टिकुलर राइट्स के रिगार्डिंग यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप ही लॉ बनाइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, शेड्यूल क्या होता है? एक तरह के अपेंडिक्स है जहां पर पूरा डिटेल में चीजें बताई गई हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 12 शेड्यूल हैं। ओरिजिनली 8 थे, बाद में 4 ऐड किए गए। पहला शेड्यूल ऐड किया गया बाय फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल आया बाय 52nd अमेंडमेंट, देन 73rd से थर्ड आया, और फिर 74 से नेक्स्ट आया। और यहां पर आपसे बोला गया कि इनमें कौन सा शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इस सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से आप कौन सा शेड्यूल अमेंड कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट 3 तरीके से हो सकती है। एक बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी, जैसे एक लॉ बनता है वैसे अमेंडमेंट करा लो। एक होता है आर्टिकल 368 के 2 प्रोसीजर फॉलो करके, जब आप फेडरल प्रोविजन को अमेंड कर रहे होते हो उस केस में आप लोगों को हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होती है बाय सिंपल मेजोरिटी। और जब आप नॉर्मल प्रोविजन अमेंड कर रहे हो, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोगों को आर्टिकल 368 में सिंपल स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास करवाना पड़ता है। अब क्योंकि यहां पर आपसे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी वाले पूछे हैं कि शेड्यूल कौन से अमेंड कर सकते हो, तो वो शेड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बीच। उनके लिए अगर हमने कोई चेंज करना है उनमें, तो हमें नॉर्मल जो मेजोरिटी है दोस्त प्रेजेंट एंड वोटिंग वो हमें फॉलो करनी है। तो कौन सा शेड्यूल वो हो सकता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगेन आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सी अमेंडमेंट किस प्रोसीजर से होती है। जैसे अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो आप लोगों को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की। अगर आपको डीपीएस में कोई अमेंडमेंट करनी है तो अगेन आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की। अगर आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में अमेंडमेंट करनी है तो आप लोगों को पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर की भी जो है वो रेटिफिकेशन चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एक फेडरल प्रोविजन है, कहीं ना कहीं स्टेट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट चेंज करोगे तो आपको स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2nd, 5th, 6th शेड्यूल 256 आप लोगों को एक तरह से नुमानी याद होना चाहिए। ये वो 3 शेड्यूल हैं जिनको अमेंड करने के लिए आप लोगों को सिंपल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। आपको कोई स्पेशल प्रोसीजर आर्टिकल 368 वाला फॉलो नहीं करना है। लेकिन 7th शेड्यूल में बेसिकली
बेसिकली क्या है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो इन 3 लिस्ट में क्योंकि स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है और कहीं ना कहीं फेडरल प्रोविजन से डील कर रही है, तो आप अगर इसको अमेंड करना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल 368 में जो सेकंड वाला प्रोविजन है कि आपको स्टेट्स की पार्लियामेंट की भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी और उसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए होगी बाय सिंपल मेजोरिटी, तो वो आपका एक अलग प्रोसीजर से अमेंड होगा। लेकिन ये तीनों, सेकंड शेड्यूल क्या है आप लोगों का, आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए सारे शेड्यूल्स के बारे में। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, इनको अगर हमने अमेंड करना है तो हम सिर्फ सिंपल मेजोरिटी फॉलो करेंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का that direct the state to protect monuments, places and object of artistic or historic interest which are declared to be of national importance। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि कौन सा आर्टिकल इस पर्टिकुलर प्रोविजन से डील करता है कि हमारा जो आर्टिस्टिक या फिर हेरिटेज वाला एलिमेंट है जिसको हमने नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया है, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारे राज्य की है, हमारे स्टेट की है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 45, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50। अब देखो यहां पर डीपीएसपी में आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A की तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, टिप्स में होने चाहिए। तो अगर मैं आर्टिकल 38 की बात करूं तो यहां पर वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करी गई है बाय सिक्योरिंग द जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो यहां पर तो इंपॉर्टेंस की बात नहीं करी गई है इसके मॉन्यूमेंट्स की। आर्टिकल 45 दोस्तों, ये ऐसा आर्टिकल है जो अमेंड हुआ था बाय 86th अमेंडमेंट और यहां पर अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करी गई है, ये भी इसका पार्ट नहीं है। अगर आर्टिकल 50 की बात करूं तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो जुडिशरी को सेपरेट करता है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन दी फंक्शन ऑफ द स्टेट, तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल भी नहीं है। तो आर्टिकल 49 बचा, तो राइट आंसर क्या बनेगा, आर्टिकल 49। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। तो यहां पर आपको 4 जो है प्रोविजन दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको बताना है कि हमारे इन प्रोविजंस में से कौन सा प्रोविजन एजुकेशन के साथ लिंक करता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, 7th शेड्यूल, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखो यहां पर अगेन आपको रिमाइंड करना है कि कौन कौन सी चीजें इन पर्टिकुलर प्रोविजंस में लिखी हुई हैं रिगार्डिंग एजुकेशन। जब आप डीपीएसपी को याद करते हो तो आपके दिमाग में अगेन आर्टिकल 45 आना चाहिए जो कि एजुकेशन से कहीं ना कहीं लिंक करता है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे पास तो राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21A। 7th शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को लिस्ट में एजुकेशन वर्ड देखने को मिलेगा, तो वो भी डील करता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ड्यूटी बाद में 11th ऐड करी गई थी बाय 86th अमेंडमेंट 2002, तो वो भी आपकी डील करती है। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। दोस्तों ऐसे थिंकिंग क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप कई बार अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, सोचते नहीं है बहुत लिमिट पे, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड सोचना है। कई बार आप 7th शेड्यूल को मिस कर देंगे, 1, 2 एंड 4 सोच लेंगे, लेकिन 1, 2 एंड 4 नहीं होगा। आपका 7th शेड्यूल में भी एजुकेशन आता है लिस्ट में, तो उसकी भी बेयरिंग यहां पर कहीं ना कहीं एजुकेशन से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। आपको बताना है, देखो अगर हम कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो दो तरह के मेंबर्स को बुलाया गया। एक प्रोविंसेस के मेंबर जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में थे, और एक प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर। तो आपको बताना है कि जो प्रोविंसेस से मेंबर आए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो किस तरीके से आए। क्या वो लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किए थे उन प्रोविंसेस के, या फिर नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने उनको इलेक्ट किया था, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको सेलेक्ट किया था। तो आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस के मेंबर्स थे, उनको उन प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबली ने सिलेक्ट करके भेजा था, और जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे दे वर नॉमिनेटेड बाय द किंग्स। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। When a bill is referred to the joint sitting of both the house of the parliament, it has to be passed by। देखिए सर्टेन इंपॉर्टेंट मैटर्स पे, खासकर जो हमारे मनी बिल है या फिर फाइनेंशियल बिल है, सॉरी मनी बिल नहीं, फाइनेंशियल बिल अगर है, और अगर हमारा ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट बिल पे आपकी जॉइंट सीटिंग नहीं होती। आप लोगों को पता होना चाहिए वाली बात। मनी बिल पे लोकसभा के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, और कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस ने सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल है और लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक आ जाए तो जॉइंट सीटिंग पॉसिबल है। प्रेसिडेंट साहब बोल सकते हैं कि देखो ही मे, एक्चुअल में नहीं कि वो करेंगे, मस्ट नहीं है, मे है कि ही मे कॉल फॉर द जॉइंट सीटिंग, और उस केस में वो बिल दोबारा से डिस्कस किया जाता है, और उसको अगर पास करना है तो आपको कौन सी मेजोरिटी चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। सिमिलरली फाइनेंशियल बिल पे भी जॉइंट सीटिंग पॉसिबल है, और अगर उसमें डेडलॉक तोड़ना है और बाद में बिल पास करना है तो अगेन कौन सी मेजोरिटी चाहिए। दोस्तों आप लोग याद रखिए कि जॉइंट सीटिंग भले ही एक स्पेशल प्रोविजन है, लेकिन वहां पर आप लोगों को इस बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, कोई और इफेक्टिव या कोई और एब्सोल्यूट मेजोरिटी आप लोगों को नहीं चाहिए होती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज इनवेरिएबली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी।
मतलब इनमें से कौन सी कमेटी पार्लियामेंट की ऐसी है जहां पर जो चेयरमैन होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा। अगेन देखो यहाँ पर ना कोई कन्वेंशन बनी हुई है, कोई आर्टिकल नहीं जो कह रहा है कि इन कमेटी का मेंबर इस पर्टिकुलर पार्टी का ही होगा, ये कन्वेंशन से चल रहा है आगे। तो यहाँ पर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन में बनी थी, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सारे आपके कहाँ से, सॉरी राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के होते हैं, लेकिन इसका जो चेयरमैन बनेगा वो सिर्फ लोकसभा के मेंबर से बनेगा। तो यहाँ पर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी मेंशन नहीं कर रखा है, सिर्फ इतना बोला है कि जो चेयरमैन है वो लोकसभा का होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सबसे पुरानी कमेटी हमारे पार्लियामेंट की, और ये 1921 से चली आ रही है, और इसमें अगेन जो 22 मेंबर होते हैं उसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों है, लेकिन यहाँ पर जो चेयरमैन होगा इस कमेटी का वो अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए, रूलिंग पार्टी से नहीं होना चाहिए। एस्टिमेट कमेटी जो कि 1950s में बनी जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे, तो इसमें सारे के सारे मेंबर कहाँ के होते हैं, लोकसभा के, 30 के 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं, सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है, और इसमें जो चेयरमैन होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी का होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। और ये कन्वेंशन है, कहीं लिखा नहीं हुआ, कन्वेंशन चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, Which principle among the following was added to the DPSP, Directive Principle of State Policy, by 44th Amendment of Indian Constitution? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो DPSP है वो 4 बार हमारे चेंज हुए हैं, 4 अमेंडमेंट से चेंज हुए हैं। एक है 42nd अमेंडमेंट जिससे सबसे ज्यादा चेंज हुए, 44th अमेंडमेंट, देन 86th अमेंडमेंट, एंड देन एक 97th अमेंडमेंट थी। अब आपसे पूछा कि 44th अमेंडमेंट से कौन सा चेंज हुआ, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, आर्टिकल 48A, तो ये हमारा आया है 42nd से। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आर्टिकल 43A, ये हमारा कब आया, ये अगेन 42nd से आया है। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अगेन ही कहां से आया है, 42nd अमेंडमेंट से। लेकिन टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी इन अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 38 में चेंज किया गया है, किस अमेंडमेंट से, आर्टिकल अमेंडमेंट 44 से। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, Which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? कौन सा बिल इनमें से ऐसा है जो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने पास करना है सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी, जिसके ऊपर ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है? और ये बिल कौन सा है, ये बिल है कांस्टेंट अमेंडमेंट बिल, मैंने आपको भी पहले बताया भी है। ऑर्डिनरी बिल सिंपल मेजोरिटी, मनी बिल सिंपल मेजोरिटी, फाइनेंशियल बिल सिंपल मेजोरिटी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों ही जो हमारे हाउस हैं उनको सेपरेटली पास करना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब आता है एक लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन है कि इनमें से किस अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो इनकरेज करे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव विच इन टर्न प्रोग्रेस टू रूरल इंडिया, द अमेंडमेंट रेफर टू इस, मतलब कोऑपरेटिव्स को कौन प्रमोट कर रहा है अमेंडमेंट के थ्रू, कौन सी अमेंडमेंट है वो बेसिकली आपसे पूछा गया, आपको मुझे अभी कमेंट सेक्शन में इसको बताना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन हमने अपने मास्टर पैक में, हमारी टेस्ट सीरीज में और हमारे टेस्ट सीरीज प्लस कोर्सेज में जो है और डाले हैं, आप लोग उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने एग्जाम की सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। मास्टर पैक उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है, जो चाहते हैं कि सभी कंपोनेंट का कंप्रेहेंसिव कोर्स मिल जाए। टेस्ट सीरीज प्लस उन बच्चों के लिए है जो कि एसएससी या यूपीएससी बैकग्राउंड के, जिनको चाहिए कि जीएस और क्यूआरई पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए, और जो स्पेशल कंपोनेंट है आईआर, लेबर और सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, उनका कंप्लीट कोर्स मिल जाए। और तीसरा है टेस्ट सीरीज प्लस जो कि आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू सभी कंपोनेंट को प्रोवाइड करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इन कोर्सेज को अभी चेक कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।